आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी इंग्लिश की और एसएसटी की वर्कशीट आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले इसे आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट है लिख लेंगे, 8th क्लास, अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एसएसटी की इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, मैच द पिक्चर्स, नाउन ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड ऑन द राइट। राइट में जो आपके वर्ड्स हैं उनको आपको नाउन से मिलाना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक्स दे दिया है। अब देखिए नाइफ क्या होता है, नाइफ होता है शार्प यानी धारदार। प्लो, प्लो माने तकिया, तकिया क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, केक, केक क्या होता है, अब देखिए आप ये मिला लेंगे क्योंकि केक का जो है वो नीचे है, तो हम थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। केक, केक का क्या होता है, स्वीट, केक मीठा होता है। प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। सन क्या होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक, तो केक क्या हो गया आपका स्वीट, प्लांट क्या हो गया ग्रीन, सन क्या हो गया ब्राइट। इसके अलावा आपका ब्रिक हो गया हार्ड यानी ईंटें जो है वो हार्ड होते हैं, नाइफ हो गया शार्प और प्लो हो गया सॉफ्ट। ओके, अब आपके अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। अब आपको नीचे देखिए ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए। सारे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, लेकिन कुछ वर्ड्स है जिन्हें आप लोग को यूज करना है। ठीक है, चलिए इससे पहले यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर, नाउन एंड ऑन द लेफ्ट। अब देखिए जो राइट में आपको वर्ड्स दिए गए, डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके नाउन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इनके अकॉर्डिंग आपको ऊपर हेल्प से भरना है। इसके अलावा यहाँ लिखा है द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जो वर्ड्स आप ऊपर यूज करेंगे टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, और अ प्रोनाउन, ठीक है, या कोई प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ये सारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है नंबर 1, राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब अ रोज। एक रोज यानी गुलाब के फूल को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कहेंगे कि वो गुलाबी है, खूबसूरत है और वो खुशबूदार है। ठीक है, इसी तरह से राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगी कि मैं एनर्जेटिक हूँ यानी बहुत जल्दी सारा काम करती हूँ, फुल ऑफ एनर्जी हूँ, है ना। हॉनेस्ट हूँ यानी ईमानदार भी हूँ, और कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे नंबर आपके चेंज कर दिए हैं इन्होंने, तो इसे आप लोग सही कर लेंगे। अब लिखा है राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। अब आपको आपका फेवरेट फूड जो है उसको बताने के लिए 3 वर्ड बताने। अब जैसे मेरे फेवरेट फूड जो है वो है कुरकुरे, यम्मी, टेढ़ा मेढ़ा टकाटक कोई भी कुरकुरे मिल जाए, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब देखिए वो क्या होते हैं, स्पाइसी होते हैं। इसके अलावा आपके यम्मी होते हैं और क्रंची भी होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे कि ये स्पाइसी है, क्रंची है और इसके अलावा टेस्टी भी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लिखा है राइट 3 वर्ड डिस्क्राइब योर मदर और फादर। पापा या मम्मा में से किसी एक का आपको लिखना है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, मेरे मम्मी पापा दोनों हेल्पफुल है, मेरी हमेशा मदद करते हैं, केयरिंग है। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिव है यानी जो मैं कहती हूँ मुझे हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करा। आप अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, नीचे हेल्पिंग बॉक्स में आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, आप उनकी मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। आप जो कपड़े पहने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ आप 3 चीज़ें बताएं। जैसे मैंने बताया मेरे कपड़े साफ हैं, वेल स्टिचड है यानी अच्छे से सिले हुए हैं, और रेड या एनी कलर यानी मेरा तो ब्लू कलर का सूट है इस वक्त जो मैं पहले बैठी हूँ, तो क्या है, ब्लू। अब आप क्या पहने बैठे हैं, आप अपना लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ये देखिए ये बॉक्स है ना, इसकी मदद से जैसा अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि इसकी मदद से आप और ज़्यादा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, सर्कल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है आपका विशेषण जो किसी की अच्छाई या बुराई को बताए, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अब यहाँ आपको ये एक पैराग्राफ टाइप का दिया गया है 3 लाइनों का, इसके अंदर से आपको एडजेक्टिव्स को छांटना है और उसके बाद नीचे दी गई जगह में आपको वो एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग आंसर शीट से ही पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है ना। अब बच्चा क्या है, छोटा है। ठीक है, नेम्ड राजू, उसका नाम क्या है, राजू। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिटिल हो गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। अब कैसे जैकेट पहने, गरम।
तो इसलिए हमने लिख दिया एंड वेंट आउटसाइड हिज कॉज होम, यानी अब वो अपने घर से कहाँ जा रहा है, घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, अब रात कैसी है, ठंडी है। तो हमने क्या लिख दिया, कोल्ड। अब नाइट तो बिल्कुल जनरल भी नाइट हो सकती है, सिंपल सी, लेकिन क्या है यार बताया गया है कि कैसी रात है, ठंडी रात है, ठीक। विद अ क्लियर स्काई, यानी एक साफ क्लियर आसमान के साथ, ठीक है। अब क्या लिखा है, द स्टार वेयर ब्राइट, यानी कि जो तारे हैं वो क्या चमक रहे हैं, है ना। ही लुक्ड एट अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, सडनली। तो अब देखिए ब्यूटी यहाँ पे क्या आ गया आपका, ब्यूटीफुल भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सडनली ही सी अ शूटिंग स्टार, अब देखिए स्टार देखना एक आम बात है, लेकिन एक शूटिंग स्टार देखना क्या हो गया, ये उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई वंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपके जो लिए लिख दिए हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख के लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या लिखा है, एंड एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये नाउन से हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, उसकी अच्छाई या बुराई बताने के लिए उससे पहले लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म, सॉरी अभी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम लोग देख लेते हैं एसएसटी की वर्कशीट को। हम शुरू करते हैं आपकी एसएसटी की वर्कशीट। अब देखिए ये पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 10 है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और आप लोग अपनी क्लास, अपना नाम और डेट और टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 3, ठीक है। अब आपको भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ाया जा रहा है, मौलिक अधिकार। सबसे अहम चीज़ जो भारत के संविधान में है वो मौलिक अधिकार है। तो क्या लिखा, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि कोई अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करने लगे, इसके लिए मौलिक अधिकार बनाए गए, जिसके तहत सारे इंसानों को हर चीज़ में बराबर अधिकार दिया गया। उसकी जाति या उसके धर्म या उसके पैसे से या उसकी एजुकेशन से या उसकी क्वालिफिकेशन से, किसी भी चीज़ के ज़रिए आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान को बराबर का अधिकार है, चाहे वो रिक्शे वाला हो और चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक। तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें, 6। पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आएगा आगे। देखिए क्या लिखा, संविधान राज्यों और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी जो संविधान है वो राज्य में या अलग अलग व्यक्तियों के समूह, हर तरह से लोगों की रक्षा करता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को भी बताया गया है, जिसका क्या उद्देश्य है कि राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना। देखिए क्या है, जब समाज हमें या संविधान हमें कुछ रूल्स देता है, कुछ अधिकार दे रहा है, कुछ इज्जत हमें दे रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम उसके प्रति ईमानदार रहें, है ना। हम भी अपने देश को, अपने समाज को अच्छा करें। ऐसा नहीं होता कि हम किसी से लिए जाएं और ये सोचें कि वो कभी हमसे कुछ वापस ना मांगे। तो इसी तरह से जब हमें हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार दे रहा है, हर चीज़ की हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने देश की रक्षा करें, अपने संविधान की रक्षा करें। सेम इसी तरह से अब देखिए ये मौलिक अधिकारों के प्रकार लिखे गए, तो हमें 6 मौलिक अधिकार में प्राप्त हैं। तो ये देखिए ये 6 तक गिनती लिखी है, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और इन मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है वो इसके सामने लिखा है। तो चलिए एक एक लाइन से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका मतलब है कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप ईसाई हैं या आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप ये हैं या आप वो हैं, आपके साथ ये बर्ताव किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब भारत के लिए भारतवासी हैं और सबके लिए एक ही सज़ा है, सबके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो एक ही सज़ा है। यानी अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो सबकी सेम होगी। आपको जाति या लिंग के, आप लड़का हैं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप लड़की हैं आपको ये चीज़ मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बराबर हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कोई चीज़ रिजर्वेशन है तो उसके लिए देखिए वो अलग नियम है कि भाई ये चीज़ लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, तो आप इसको ना लें।
तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए किया गया था। खैर उस पर हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अब क्या है, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आए जाएं, किसी के साथ भी रहें, किसी से कोई भी बात करें, ठीक है, कुछ भी खाएं पिएं, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, कोई भी आपके मामले में इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन देखिए हर चीज़ के लिए एक सबसे बेसिक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब भी आप कुछ करते हैं तो उसकी लिमिट जो होती है वो ये होती है कि उससे आपको फ़ायदा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप अगले को शेंडी लगाने वाला काम करेंगे कि ठीक है भाई तुम मेरा काम करे रहो और उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उस जगह पे आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार काम नहीं करेगा, उस जगह पे आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे अधिकार उस वक्त तक काम आते हैं जब तक आप इन अधिकारों के तहत किसी के साथ गलत ना करें। जहां आपने किसी के साथ गलत करना शुरू किया वहीं ये अधिकार आपका, उसके खिलाफ भी बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। चलिए तो अब तीसरा अधिकार पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अब अगर आपका कोई शोषण करता है, शोषण करना यानी कि आपके साथ कोई गलत काम करते, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह रहा है कि ठीक है आप मेरा काम करे रहो और मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, या आपका एक टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब का टाइम है 9 to 6, 9 AM to 6 PM सॉरी, अगर आपको इससे ज़्यादा काम करवाया जाए तो वो आपका शोषण हो रहा है। और मान लीजिए आपको वो 8 बजे बुलाए और उसके बाद रात में 10 बजे छोड़े और उसकी आपको कोई एक्स्ट्रा फीस भी मतलब पे भी ना करे, यानी पैसे भी ना दे, तो क्या होगा, ये आपका हनन हो रहा है, इसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। या इसके अलावा जो शोषण मेन होता है वो ये है कि इसमें मानव व्यापार भी आता है, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना भी अपराध है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको स्कूल्स दिए हैं कि 14 साल से कम बच्चे यानी 8वीं तक की शिक्षा आपको फ्री में दी जाती है। उसका रीज़न यही है कि आप 14 साल के होते हैं तब तक, और तब तक आपको समझ नहीं होती, आप अपने मम्मी पापा पे बर्डन भी होते हैं कभी कदार अगर उनकी इनकम नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपको 8th क्लास तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी है। आपको बुक्स स्कूल से ही मिल जाती हैं और रजिस्टर्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, जिसके बाद आप लोग रजिस्टर्स वगैरह अपने आप से ख़रीद सकते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह इन सब की स्कॉलरशिप आपकी आती है ना। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक हमारी जनरेशन पढ़ेगी नहीं हमारा देश तरक्की कैसे करेगा, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले जो बेचारे गरीब लोग होते थे ना वो क्या काम करते थे कि जैसे ही बच्चे 8-10 साल के हुए और उनको कामों पे लगा दिया कि जाओ तुम किसी के घर झाड़ू दो, जाओ तुम उनके घर बर्तन दो, 150 रुपये उनको मिल गए तो उनका घर का खर्चा चल गया, भाई गरीब हैं वो लोग, है ना। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये सख्त खिलाफ है, बच्चों को पढ़ाना है। देखो 14 साल के बाद बच्चे को कुछ कुछ समझ आ जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा, अब तो देखिए केजरीवाल जी ने स्कूल भी इतने अच्छे करा दिए हैं कि वाकई प्राइवेट स्कूल फेल है उनके आगे। कभी किसी ने सोचा था कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी मॉडर्न हो जाएगी कि आपको मोबाइल पे काम आएगा, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी, स्कूल के टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिनके टीचर्स खुद आपको ये वर्कशीट बना के सेंड करते होंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब ये कभी किसी ने सोचा था कि गवर्नमेंट इतनी तरक्की करेगी? क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारे देश का भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं वो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं सोच सकता। अब आपका चौथा क्या है? यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी मजहब की पूजा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। यदि आप हिंदू हैं और आप वहाँ से मुसलमान होना चाहते हैं तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप क्यों मुसलमान हुए। या अब अगर आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन से हिंदू होना चाहते हैं तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप क्यों होना चाह रहे हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। या आप खुद मुसलमान हैं और आप हिंदू मज़हब का प्रचार कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप मुसलमान होकर हिंदू मज़हब का प्रचार क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार
प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि यहाँ आपको धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप जो धर्म चाहें उसे माने, जिस धर्म का चाहें आप प्रचार करें, उसको फैलाएं, वो आपके ऊपर है। कोई भी आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक स्थान खोल सकते हैं। यानी कि अब जैसे अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है, या फिर हिंदुओं में जो नीचे जात के लोग होते हैं ना, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। संविधान की भाषा में मैं बात कर रही हूँ। अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है, या क्रिश्चियंस है ना, उन्हें भी अल्पसंख्यक कहा जाता है, या जो सिख होते हैं उनको भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अब क्या है कि अल्पसंख्यक लोग हैं तो कहीं जो ज़्यादा संख्या वाले हैं वो भारी ना पड़ जाए। जब आप अपनी क्लास में ले लें, अगर आपकी क्लास में 2 टीम डिवाइड हो जाती हैं और कभी लड़ाई हो जाए, जिस टीम में ज़्यादा बच्चे होते हैं ना वो कम टीम वालों को धो देते हैं अच्छे से, है ना, बजा लेते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें गलत है ना। तो खैर यहाँ पे बात ये हो रही है, बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी कदार देखिए जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी तो होते हैं। ठीक है, जो अच्छे लोग मिल के रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आग लगाते हैं, डिवाइड एंड रूल खेलते हैं। तो इसीलिए संविधान ने कहा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी संस्कृति यानी अपने त्यौहार मनाना, अपनी भाषा बोलना, अपने कपड़े पहनना, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी अलग अलग ड्रेस है ना, यूनिक ड्रेस है सबकी, तो और अपने मज़हब की शिक्षा देने का अधिकार उन्हें दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मुसलमान है तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप जो आपकी होली बुक है यानी कुरान उसको ना पढ़ें, या अगर कोई आपका मान लीजिए ईसाई है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप चर्च में जाके इबादत ना करो, समझ रहे, प्रे मत करो। या कोई अगर हिंदू है नीची जात के जैसे जो होते हैं उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आप मंदिर में नहीं जाओगे। सबके लिए इक्वलिटी है कि आप अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन जो आपके रिलेटेड आपकी होली बुक्स हैं उसको आप पढ़ा सकते हो। और लास्ट में आपका क्या है, संवैधानिक औपचार का अधिकार। ये जो अधिकार है ये सबसे मेन है, ये आपके ऊपर के 5 अधिकारों की रक्षा करता है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत में जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी ऊपर जो हम 5 अधिकार पढ़ के आए, अगर इनमें से कोई भी अधिकार आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा छूट रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपसे कह रहा है कि नहीं तुम ये वाला धर्म नहीं मानोगे, तुम ये धर्म मानो, तो आप इस अधिकार के तहत उस इंसान पे जाके केस कर सकते हैं। या कोई आपसे कह रहा है नहीं आप होली नहीं खेल सकते, तो आप इस अधिकार के तहत जाके उस आदमी की कंप्लेन कर सकते हैं कि आप होते कौन है हमें होली खेलने से रोकने वाले। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो लास्ट का अधिकार है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ऊपर के 5 अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब क्या लिखा है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, या अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। ठीक, तो बढ़ावा ना देना होगा, क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब ये कि कोई भी धर्म, आप कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि ये दिल्ली है ये पूरा हिंदू स्टेट है, या ये है ये पूरा मुस्लिम स्टेट है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ पे सभी धर्म बराबर हैं। राज्यों के लिए सभी जो भी धर्म है सारे बराबर हैं, वो किसी भी धर्म को ऊंच या नीच के उसमें दायरे में नहीं देखता। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कोई भी पक्षपात नहीं होगा धर्म को लेके। अब लिखा है क्रियाकलाप, क्या लिखा है इसमें जो इसके सामने जो संबंधित चीज़ें हैं उनको मौलिक अधिकार का आपको नाम लिखना है। तो देखिए मैं सारे एक साथ लिखा दूंगी। पहला क्या है, देखिए मेरे दोस्त के साथ पढ़ने, खेलने और खाना खाना। तो अब मैं अपने दोस्त के साथ खेल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। तो ये कौन सा अधिकार हो गया आपका, ये हो गया आपका समानता का अधिकार। दूसरा हो गया मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ इसलिए मुझसे कोई मजदूरी नहीं करा सकता। ये आपका कौन सा हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या, मुझे अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ये वाला सांस्कृतिक एवं
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा है मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसका विकास का अधिकार है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका लास्ट वाला यानी 5th वाला हो गया, सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार। चलिए इनको अब मैं ना लाइन वाइज ABCD करके चारों के आंसर आपको दिखा देती हूँ। अब आप यहाँ से क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं ना समानता का अधिकार, फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, उसके बाद धर्मवाद की स्वतंत्रता का अधिकार यानी वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हिंदी में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है, आप लोग इसे सही कर लेंगे, कोई बात नहीं है वैसे। ठीक है, धार्मिक आकर डंडा लग जाएगा, वैसे धर्मवाद भी आप लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब आपका ये पहला क्वेश्चन है लिखा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। देखिए आप यहाँ लिखेंगे स्वतंत्र भारत में राज्य की शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए संविधान में नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो अब इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अब आपको 6 मौलिक अधिकार के नाम लिखने। चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर इसका भी। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक उच्चार का अधिकार। तो इस तरह से आपके 6 अधिकार हो गए, इसे आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन लिखा है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है, यानी हमारा जो देश है हिंदुस्तान भारत, ये धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि राज्य को किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। और यानी कि राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं, तो हमारे भारत के लिए भी सारे धर्म समान है, इसलिए हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे कितने धर्म के लोग रहते हैं, कभी इस तरह से कोई लड़ाई कोई मुठभेड़ हुई कि नहीं आप ये हैं आप वो हैं। तो इसलिए हमारा देश भी क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, यानी जो हम लोग हैं हम लोग के लिए मौलिक अधिकार की क्या जरूरत है, क्यों बनाए गए मौलिक अधिकार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जब आपसे क्वेश्चन में ये आ जाता है ना क्यों, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक, मैं लिख नहीं हूँ, आप लोग ये नहीं कहेंगे मैम आंसर बहुत बड़ा है, मुझे भी लग रहा है आंसर बड़ा है, लेकिन बेटा इससे कम आंसर हो ही नहीं सकता था। ठीक है, जैसे अब देखिए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार है ना वो हमारी स्वतंत्रता और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं कि जो बाकी के हमारे अधिकार हैं उनका खराब ना हो ना, देश में सत्तावादी और तानाशाही शासन की स्थापना को रोकते हैं, यानी देश कहीं तानाशाह ना बन जाए, यानी जो सबसे पावरफुल है वो हेड में बैठ जाए और वो बाकी सबको अपना गुलाम समझे। तो इसके लिए हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर हम वो मौलिक अधिकार नहीं होंगे हमारे पास तो कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। अभी हमें 2 अधिकार मिले हुए हैं, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हम फौरन जा सकते हैं, और ऊपर जो 5 मौलिक अधिकार है उनके खिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो हम 6ठे मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। अब अगर वो हमें मिलेंगे ही नहीं तो कोई भी किसी को मार के चला जाएगा, किसी को क्या पता चलेगा, है ना। तो इसको आप पूरा लिख लेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूला करें। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, और अगर वाकई अच्छी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करा करें ताकि एग्जाम टाइम में उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।